नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, आज मैं बात करने जा रहा हूं हमारे मधेश के कुछ नेताओं के बारे में और उनके द्वारा किया गया जो क्रियाकलाप है जो कि मधेश में अभी चर्चा का विषय है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि हाल ही में जनमत पार्टी और जसपा का द्वंद्व, ये दोनों का जो द्वंद्व है, इसके बीच में मधेसी जनता पिसा रही है। मधेसी जनता को अब मधेसी नेता पर से विश्वास हटता जा रहा है। ये जितना परिपक्व बन रहे हैं उतना ही अपरिपक्व इनकी राजनीति होती जा रही है। अब पिछले दिनों की बात अगर हम करते हैं तो देख रहे हैं कि मंत्री का कपार फूटा पुलिस की लट्ठी से। तो आखिर मंत्री का क्यों कपार फूटा? आप मंत्री हैं और आप जाते हैं घेराव करने। जी हाँ, ये जनमत पार्टी की मैं बात कर रहा हूं जो मध्य प्रदेश में अभी सत्ताधारी में थे। यानी कि 2 दिन पहले जनमत पार्टी के 2 मंत्री ने जाकर अपना इस्तीफा सौंपा है और वहां के मुख्यमंत्री है श्री सरोज कुमार यादव, यानी कि जसपा के नेता। वो हमारे बुजुर्ग नेता श्री जो कि मधेश का मसीहा जाने जाते हैं, उपेंद्र यादव के चहेता। आखिर उपेंद्र जी के ये चहेता मुख्यमंत्री ने ऐसा क्यों किया? क्यों अपने ही पार्टी के मंत्री को लट्ठी से कपार फोड़ दिया? उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। क्या इसमें गलती किसकी है? बहुत मुश्किल है गलती अलग करना और किसी को दोषी रखना। जितना दोषी उपेंद्र यादव है उतना ही दोषी वहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं और उतना ही दोषी हमारे महान वैज्ञानिक जो कहा जाता है नासा से छोड़कर अभी आकर नेपाल की राजनीति कर रहे हैं, यानी कि डॉक्टर सीके राउत। ये डॉक्टर सीके राउत जी की जनमत पार्टी है। पार्टी प्रोग्रेसिव है, पार्टी आगे बढ़ रही है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन इनका निर्णय ऐसा हो रहा है जो कि क्षणिक लोकप्रिय होता है, इसका दूरगामी रिजल्ट नहीं आता है। और लोगों में अगर देखा जाए, बौद्धिक जगत में यही बात उठ रही है कि सीके राउत जी क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपने उपेंद्र यादव जी को हरा दिया, आपको मधेश में पॉपुलर वोट मिला जिसका अभी ढिढोरा आप पीट रहे हैं, पॉपुलैरिटी आपकी बढ़ी, लेकिन अभी भी संख्या आपके हाथ में नहीं है। तो आपका निर्णय काहे ऐसा हो रहा है कि आपके मंत्री ही लट्ठी खा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं? आखिर इस निर्णय से पहले आपने क्यों नहीं सोचा कि हम उस मंत्रिमंडल में हैं, हम उस मंत्रिमंडल में क्यों गए? आप ही के साथ ऐसा निर्णय क्यों हो रहा है कि जिस समय कुशवाहा जी मंत्री थे तो उनको भी इसी तरह सरोज यादव जी ने किया, उनको भी ना विभागीय मंत्री बना दिया, फिर आपने कुशवाहा को वापस कर लिया। देखिए ये कहाँ से शुरू है। जो आप कुशवाहा को मंत्री बनाए उसका कुछ कार्यक्रम हुआ, कुछ पॉपुलर कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन आपने उसे बुला लिया। फिर कुछ दिन बाद आप मंत्रिमंडल में जाने का निर्णय ले लिए। उस मंत्रिमंडल में आप जाते हैं तो आपके मंत्रिमंडल जो विभाग मिला था उस विभाग को 3 टुकड़ा कर दिया गया और ये 3 टुकड़ा करके बाद में आप वो महेश यादव और चंदन सिंह को मंत्री बनाते हैं। जब जब टुकड़ा किया गया उस समय आप चुप हैं वहाँ पर। लेकिन एक ठो आपके क्षेत्र में यदि कृषि
विश्वविद्यालय का उद्घाटन होने जा रहा था, तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई जो आप कृषि विश्वविद्यालय के उद्घाटन का विरोध करने लगे। सत्ता उनकी है, सत्ता है सरोज यादव के हाथ में, सत्ता है उपेंद्र यादव के हाथ में। तो सत्ता से लड़ने के लिए तो आपको संख्यात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ना पड़ेगा। आप घेराव करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं महोदय। वैज्ञानिक साहब, जरा सोच समझ कर कोई निर्णय लिया कीजिए। आपकी पार्टी पॉपुलर हो रही है, आपकी पार्टी बढ़ रही है, लोग आपके तरफ आ रहे हैं। इस ट्रेंड को कैसे कामयाब रखेंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। इसमें जरा सा भी आप नादानी मत कीजिए। और ये आपकी नादानी के वजह से उस दिन राजविराज में ये घटना घटी है। आपका क्षेत्र है तो आपका क्षेत्र में दूसरा आदमी उद्घाटन नहीं कर सकता है क्या? आप किस आधार पर आप रोकने गए? कानूनी आधार तो कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, कानूनी आधार, सरोज यादव ने तो आपको पहले से टुकड़ा टुकड़ा में बांट रहा है, आपको बैगन की तरह, डगरा के बैगन की तरह गुड़का रहा है वो। तो उस समय आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप एक उद्घाटन जो करना था उपेंद्र यादव को, उस उद्घाटन में आप अपने सारे कार्यकर्ता को वहां झोंक दिए। इसको अपरिपक्व राजनीति बोली जाएगी महोदय। डॉक्टर साहब, इस पर आप ध्यान दीजिए। मधेसी जनता दो टुकड़ा में नहीं देखना चाहता है मधेसियों को। मधेसी जनता एक जगह देखना चाहता है। आप जिस रूप में भी हो, यहाँ पर यूनिटी के सिवा और कुछ नहीं है। और अगर हम उपेंद्र जी की बात करते हैं तो ये मसीहा साहब हैं, बहुत पहले से इनको प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब टूट गया, अभी दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। तो ले दे के एक तो मध्य प्रदेश मिला है, और मध्य प्रदेश में ही ये जो चाहेंगे सो कर लेंगे। दूसरे जगह इनका कुछ नहीं चलेगा। इनकी जो संख्या है, उस संख्या के बदौलत अभी भी आप जो जनमत पार्टी हट गई है तब पूरा बहुमत है। लेकिन बहुमत का मतलब जो परिपक्वता जो होती है, तो परिपक्वता यहाँ घमंड में परिणित हो गई है। और वह घमंड दिखा रहा है कि नहीं, तुम हमको हराए हो तो तुम्हारे क्षेत्र में हम उद्घाटन करेंगे। हमारे पास लाठी है, हमारे पास सत्ता है, पुलिस है, मिलिट्री है, हम तुमको नहीं जाने देंगे। आखिर इनको क्या मिला? एक कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने से क्या मधेसियों का शक्ति एकत्रित हो पाया है? इसमें और आपकी प्रतिष्ठा गिरी है महोदय। आपने दिखाया है कि हम लाठी लेकर हम काम करेंगे। इससे यह प्रूफ हो रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप इस रास्ते पर चल रहे हैं महोदय। उपेंद्र बाबू, आप पर बहुत भरोसा है। आप पर इतना भरोसा है कि मधेश में अब दूर दूर तक नेता नहीं दिख रहा है। इसको अगर आप सही तरीका से आगे नहीं किए, इसका नेतृत्व सही प्रकार से नहीं किए, तो आपके घर में सेंध लग चुका है। क्योंकि जनमत को आप अब रोक नहीं पाइएगा। जनमत बढ़ रहा है। जिस तरह आप जो रास्ता पकड़े हुए थे, जिस रास्ता से आपने फोरम को पूरब से पश्चिम तक बनाया, अब जनमत भी उसी रास्ता पर जा रहा है। और लोग ये देख रहे हैं कि अब उपेंद्र जी क्या करेंगे। बहुत तो एक तो मध्य प्रदेश का मतलब यह नहीं है कि आपकी सत्ता है तो आप दूसरे को जो गला दबा दीजिए। अगर कोई कमजोर पार्टी है तो उस पर आप प्रहार करते रहिए। आपका मुख्यमंत्री ये कैसा मुख्यमंत्री है, और ये क्या दिखाया है जनमत को, जो एक मंत्रालय को 3-3 बार विभाजित कर दिया है। और उस मंत्री का क्या स्थिति है आपको याद है? किस तरह आपकी मंत्रालय छीनी गई और किस तरह मंत्रालय लेकर ओली साहब थे ना, कहां से कहां आपको फेंक दिए थे। उस दिन आपको कैसा लगा था? तो आपको सीख लेनी चाहिए उससे कि हम मधेश को यूनाइट करें,
मधेश की जनता आपको देखना चाहती है और आपको आगे देखना चाहती है, लेकिन इस रूप में नहीं कि आप दूसरे का कपार फोड़ दीजिए, लट्ठी फोड़ दीजिए। आप अपने मंत्री को कपार फोड़ कर और तब उद्घाटन किए हैं तो उसका क्या महत्व होगा। अब उसके इतिहास में यह लिखा गया कि यह उद्घाटन आपने अपने मंत्री का कपार फोड़ कर उद्घाटन किया है, ये अब आप नहीं हटा सकते हैं महोदय। इसलिए उपेंद्र बाबू, भरोसा बनाइए जनता में, अपनी परिपक्वता दिखाइए, बुजुर्गता दिखाइए। अब आप आके कोई नहीं है, आपने बहुत मेहनत किया है। आज जो सीके राउत जी चाहे उनके कार्यकर्ता बौखला के ये कर रहे हैं, जो गौरकांड दोहराना चाहते थे। ये गौरकांड क्या था? गौरकांड आप तो थोड़े किए थे, वहाँ की जनता की थी। ये सीके राउत का भी बहुत गलत पॉइंट है। गौरकांड मधेशियों का आवाज है, वो सीके राउत उसको भजा नहीं सकते हैं। अगर सीके राउत ने बहुत मिस्टेक कर चुके हैं, बहुत बड़ा ब्लंडर कर चुके हैं, वो अपनी भूल याद करें। इतना बड़ा ब्लंडर करके ये जनता के बीच में गए हैं, जो जनता उसका हिसाब लेना चाहती है और वो पूछना चाहती है, जो आपने क्या समझौता किया था ओली के साथ। तो इसलिए सीके राउत के ऊपर तो लगा ही हुआ है, लेकिन आप भी यदि वही चीज कीजिएगा तो ये सत्ताधारी जो है किसी न किसी दिन वो गौरकांड जो आपके गले में तलवार घूम रही है, उसी तलवार से आपका गला काट देगी, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। अभी आप सरोज कुमार यादव के ऊपर घूम रहे हैं, वह कल अगर ओली आ गया, चाहे कल प्रचंड जी को ही लगेगा, तो आपको गला दबाने में वो पीछे नहीं हटेगा। महोदय, मधेश को बचाइए। मधेश का जो आंदोलन हुआ था, जो उसका मर्म था, उस मर्म को पीछा कीजिए। बहुत दुख होता है आपके ऊपर बोलने में, इसलिए मैं दोनों से आग्रह यह करूंगा कि जितना हो सके मधेशियों के पक्ष में आप काम करें। ठीक है, आप मिल नहीं सकते हैं, यह दूर दूर तक नहीं लग रहा है, लेकिन मधेशियों द्वारा मधेशियों के ऊपर लाठी प्रहार करना यह कितना उचित है, जरा इसको गौर से सोचिए। अगर यह नहीं रोकिएगा तो पार्टी ये नेतृत्व की होड़ में कि हम नेता हैं, तो दोनों एक ठो चले जाइएगा, वैज्ञानिक है तो फिर वापस जाना पड़ेगा। और उपेंद्र जी, जमीनी राजनीति पर आइए। जब जनता उठेगी तो कोई न जाति पूछेगा, न धर्म पूछेगा, आपको लेकर फेंक देगा वहां से। महोदय, इसलिए मधेश की जनता की आवाज, जमीनी आवाज को जगह दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपने सुना। धन्यवाद, नमस्कार।